वेलकम दोस्तों। बहुत दिनों बाद हम आ चुके हैं सैम्पल पेपर को फिर से कंटिन्यू करने। आज हम करेंगे सेक्शन डी से इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको जल्द ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हम शुरू कर देते हैं हमारे इस वाले वीडियो को। 32 से हम आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। 32 के 2 क्वेश्चन हैं और देकर, तो हम पहले ए वाले क्वेश्चन को करते हैं, पार्ट ए को। तो क्वेश्चन है कि 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, देन डिटरमाइन द नंबर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर। ओके, तो मान लेते हैं कि टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो x और y है। लेट टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी y। ठीक है, मान लिया टेंस प्लेस डिजिट x है और यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है, ठीक है, वो है y। तो जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है, जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा? जो नंबर बनेगा, देन नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। क्लियर? तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई। अब बोला गया है कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया है, मतलब टेंस प्लेस का डिजिट जो था, मतलब x जो है अभी वो यूनिट्स प्लेस डिजिट बन चुका है, और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट था वो अभी टेंस प्लेस का डिजिट बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा अभी कैसा तो अभी जो रिवर्स्ड नंबर होगा, रिवर्स्ड नंबर वो क्या होगा? सिंपली जगह अदल बदल होगा और y आ जाएगा यहाँ पर, x चला जाएगा वहाँ पर। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है कि 7 टाइम्स ए डिजिट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, मतलब जब हम ओरिजिनल नंबर में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर अपने पास है 10x प्लस वाई। इसमें जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये इक्वल है 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग अ डिजिट। मतलब जो रिवर्स्ड नंबर है उसको जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका वैल्यू ओरिजिनल नंबर के 7 टाइम्स के मल्टीप्लाई करने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से हम इसको x और y का एक इक्वेशन निकालते हैं। 70x प्लस 7y इक्वल्स टू 40y प्लस 4x। यहाँ से इट विल बी 66x और ये हो जाएगा -33y इक्वल्स टू 0। यहाँ से 33 कॉमन चला जाएगा तो रहेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 33 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2x का जो वैल्यू है वो y के बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर इम्प्लाइज दे दो भाई, यहाँ पर इम्प्लाइज दे दो। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट्स प्लेस डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो है 3। लेकिन हमें ये नहीं बोला कि तुमको टेंस प्लेस से यूनिट्स प्लेस का डिजिट माइनस करने के बाद 3 मिलेगा। तो 2 केसेस बन सकते हैं। नाउ दो केसेस बन चुके हैं। क्या? या तो x माइनस वाई 3 हो सकता है या फिर y माइनस एक्स 3 हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई बोला नहीं गया है कि कहाँ से किसको माइनस करने के बाद हमें 3 मिलेगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही लेंगे, दोनों केसेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि y का वैल्यू 2x है, तो हम इक्वेशन 1 में y का वैल्यू 2x बिठा देंगे। सो x माइनस 2x इक्वल्स टू 3 माइनस x इक्वल्स टू -3। तो जब हमने इक्वेशन 1 में y का वैल्यू 2x बिठाया तो हमें x मिला
मिल गया -3, ठीक है, x मिल गया -3, ओके। इसके बाद x मिल गया -3, इसके बाद क्या, इसके बाद ओके रोमन 2 y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, ये केस हो सकता है। यहाँ पर y की जगह पर हमने बिठा दिया 2x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 3। अब मुझे बताओ हम कौन सा वाला x का वैल्यू चूज़ करें, ठीक है ना, कौन सा वाला x का वैल्यू हम चूज़ करें। तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू का हमें इग्नोर करना है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का हमें इग्नोर करना है, ओके, नेगेटिव वैल्यू का हमें यहाँ पर इग्नोर करना है, क्लियर है। तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करने के बाद इग्नोर्ड, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करके जो पॉजिटिव है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें x का वैल्यू 3 लेना है। x का वैल्यू 3 होने से अगर मैं x का वैल्यू 3 इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा, ओके। तो अब यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मुझे y मिल जाता है 6, ओके, y मिल जाता है 6। तो अब हमारा जो नंबर होगा, देयरफॉर द नंबर क्या होगा, नंबर तो 10x प्लस वाई है, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू 6, सो 36 इज़ द आंसर, ओके। तो नेगेटिव वैल्यू को हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना है और पॉजिटिव वैल्यू को हमें यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब और वाला क्वेश्चन, अभी हम और देकर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बी, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकेम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 then I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्या गलती, बताता हूँ। किसी एक ने बोला, सपोज उसका नाम ए है और किसी एक का नाम है बी। ए ने बी से बोला कि भाई अगर तू मुझे 100 रुपये देगा तो मैं तुझसे दुगना रिच हो जाऊंगा, मतलब तू जितना रिच है उससे दुगना रिच मैं हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या कि बी ने उसको 100 रुपये दिए, मतलब अभी ए के पास कितना रुपये है, ए के पास अभी 100 रुपये ज़्यादा है उससे, ओके। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि बी का जो है बी ही रख देते हैं। नहीं, देखो तुम्हारे पास 100 रुपये था, तुमने अपना 100 रुपये तुम्हारे दोस्त को दिया, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। पहला चेंज, तुम्हारे दोस्त के पास अभी 100 रुपये ज़्यादा है तो +100, लेकिन तुम्हारे पास अभी 100 रुपये कम हो गए हैं, तो इसलिए अभी तुमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, 100 को तुम्हारे से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज तुमने उसको दे दिया तो तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। 100 रुपये पहले था तुम्हारे पास, फिर तुमने दोस्त को दे दिया, मतलब तुम्हारे पास अभी 100 रुपये कम है। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर माइनस लिखना भूल जाते हैं, प्लस को लिख देते हैं और इक्वेशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 लोग हैं यहाँ पर, ए और बी, ठीक है, 2 लोग हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ए और बी है, तो उनका रेस्पेक्टिव कैपिटल, मतलब उनके पास पहले कितना था देख लेते हैं। कि मान लेते हैं उनके पास लेट देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल लेट देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल बी रुपीज़ एक्स और वाई, ठीक है ना, रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ वाई, ठीक है। मान लेते हैं एक के पास रुपीज़ एक्स था पहले और दूसरे के पास वाई था। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला क्या केस है कि सपोज मान लो ए के पास एक्स रुपीज़ था और बी के पास वाई रुपीज़ था। बी ने ए को 100 रुपीज़ दिया बिकॉज उसने मांगा था ए ने। तो अभी क्या होगा कि ए के पास अभी क्या है, ए के पास अभी 100 रुपये ज़्यादा है, मतलब पहले से 100 रुपये ज़्यादा, तो एक्स प्लस 100, ओके। और
और क्या, और जो पहला हमारा जो बंदा था, क्या बंदा था भाई, कि क्या बोलते हैं इसे, हाँ, जो बी था उसके पास पहले वाई था, फिर उसने ए को 100 रुपये दे दिया, तो उससे 100 रुपये माइनस करना पड़ेगा। अब गौर से देखो, यहाँ पर लिखा है ट्वाइस। ट्वाइस किसके साथ ऐड करेंगे, हम ट्वाइस को इसके साथ ऐड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है कि इस ये जो है ये बंदा ट्वाइस रीच हो जाता है, लेकिन नहीं भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चीज़ें उल्टा चलता है। जिसके साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है उसके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है हमेशा, और लोग यहीं पर ही गलती कर देते हैं कि भाई बोल रहा है कि आई विल बी 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिम, तो यहाँ पर 7 टाइम्स जो है वो मेरे साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक अहम यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको याद रखना है, नहीं तो बहुत लोग इक्वेशन गलत कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जिसके पास पैसा कम है उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, और जिसके पास ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है उससे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज लीनियर इक्वेशन का मतलब कि दोनों तरफ बराबर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से ऐसा होता है। तो अब हम यहाँ से एक्स और वाई का एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि होगा एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200। फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। क्लियर, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है आराम से। ओके, अब दूसरा केस क्या है, अब दूसरा केस ये कहा गया ऑल्सो, यहाँ पर बोला गया कि अब बी ने बोला, ठीक है, द अदर रिप्लाइज, अभी बी ने बोला कि अगर तू मुझे 10 रुपये देता है तो मैं तुझसे 6 गुना ज़्यादा रिच हो जाऊँगा। ठीक है, तो अब बी ने बोला, पहले कौन बोल रहा था, पहले ए बी से पैसा मांग रहा था 100 रुपये। ठीक है, अब बी ने रिप्लाई किया ए को कि अगर तू मुझे 10 रुपये देगा तो मैं तुझसे 6 गुना ज़्यादा रिच हो जाऊंगा। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलता है कि अभी किसने पैसा दिया किसको, अभी ए ने बी को पैसा दिया, तो ए के पास कितना पैसा था पहले, एक्स है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, एक्स से, अभी एक्स से क्या हो जाएगा, अभी एक्स से बताओ, अभी एक्स से माइनस करना पड़ेगा हमें 10, और ये जो वैल्यू होगा ये बराबर होगा y प्लस 10 के बराबर, y प्लस 10 के बराबर। ओके, अब किसके साथ 6 मल्टीप्लाई करूँ, b ने बोला कि वो 6 टाइम्स रिच हो जाएगा, तो हमें जिसका पैसा कम है उसको हमें 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 6x माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 10। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल जाता है जो कि होगा हमारा दूसरा इक्वेशन, और इन 2 इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2 किया तो 2x, अरे धूर सॉरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मैं भी पागल हूँ, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2y, और ये हो जाएगा 140। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 तो अपना है x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। ठीक है, अब देखो साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट होने से प्लस करना पड़ता है, तो ये प्लस होकर आ जाएगा 13x, ये और ये कैंसिल, और ये प्लस होकर आ जाएगा माइनस 160। ठीक है, माइनस 160 होने से थोड़ा सा वेट कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा माइनस 300। ओ वेट ये x प्लस 2 हुआ, x माइनस 2 कैसे, ओ सॉरी यहाँ पर -2 होगा। अब ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आता। तो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। ओके,
तो ये हो जाएगा 11x, ये कैंसिल, और ये प्लस होकर 440, यहाँ से x का वैल्यू 40। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, 340 इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 170। क्लियर? y इक्वल्स टू 170। तो a मतलब x के a के जो क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल कैपिटल था वो कितना था, 40 रुपये था, और b के पास कितना था, 170 रुपये। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। ये हो गया एक आंसर और ये हो गया एक आंसर। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर। क्लियर है? गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए देखते हैं, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर, 33 नंबर, इन द गिवन फिगर कुछ ऐसा ऐसा गिवन है ना, ऐसा ऐसा गिवन है। आइए ऐसे ऐसे ही करते हैं इसको। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर। ओके, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अरे सॉरी, ये तो सी होगा, ये ए डी बी और ये सी। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव टी पी टू प्रूव सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू ए डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि सी डी जो है उसका स्क्वायर, मतलब 2 बार सी डी होगा, उसका स्क्वायर बी डी और ए डी के बराबर है। तो गौर से देखो, हमें कौन से ट्राइंगल में सी डी मिलता है, ये सोचो पहले, ये स्ट्रेटजी समझो। सी डी हमें ट्राइंगल ए डी सी में भी मिलता है और ट्राइंगल बी डी सी में भी मिलता है। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल में हमें सी डी मिलता है, तो हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। ये टेक्निक होता है इसका। ठीक है, सिमिलर दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, बताओ कैसे दिखाएंगे? दिखाने का टेक्निक कुछ ऐसा है कि हमें दोनों ट्राइंगल्स को, मतलब कोई भी 2 एंगल्स हमें इक्वल दिखाने से भी हो जाएगा, है ना, डबल ए क्राइटेरिया से। तो देखो, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही एंगल इक्वल दिख रहा है, यह भी 90 है, यह भी 90 है, बाकी हमें कोई एंगल इक्वल नहीं दिख रहा है इनके बीच में। अब हम क्या करें? अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा, किससे? इस बड़े वाले ट्राइंगल से। बिकॉज देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आता है। आता नहीं है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो है ये इन्हीं बड़ा ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम बड़ा ट्राइंगल को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। पहले हम बड़े ट्राइंगल को और इस छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, कुछ रेशियो निकालेंगे। फिर देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी या फिर ए सी बी और ट्राइंगल ए डी सी या फिर ए सी डी, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखने के बाद क्या क्या इक्वल है देखते हैं। इस ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल 90 है, तो लिख लेते हैं एंगल ए डी सी 90 डिग्री। अब गौर से देखो, ट्राइंगल ए बी सी में भी एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल सी जो कि है। तो एक क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। दूसरा क्या क्राइटेरिया है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इस ट्राइंगल में हमको एंगल ए दिखता है, सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी हमें एंगल ए दिख रहा है। सो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? एंगल ए कॉमन है।
सो एंगल ए कॉमन है। सो देखो एंगल एंगल से बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमें दो ट्राइंगल सिमिलर मिल चुकी है। तो ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ए के साथ कौन बराबर है ए, सी के साथ कौन बराबर था डी, और बी के साथ बाकी का रह जाएगा, ठीक है ना, ए डी सी। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब सिमिलरिटी से हम क्या कर सकते हैं, सी पी एस टी यूज़ कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या लिख सकते हैं कि ए सी बाई ए डी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू बी सी बाई डी सी। अब आपको गौर करना है कि कौन से जगहों पर, ठीक है, कौन से रेशियो में सी डी है, ठीक है, बिकॉज हमें प्रूफ में सी डी चाहिए, और बी डी या फिर ए डी कौन से जगह पर है। ओके, कौन से जगह पर है। तो डी सी तो मिल चुका है, लेकिन बी डी और ए डी नहीं मिला। मिला क्या, ए डी मिला है। ज़रूरत है क्या ए डी, ए डी की तो ज़रूरत अभी हमें बाद में दिख जाएगा, तो अभी हम इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा ये, अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब हम सोचते हैं कि इस वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, क्या हो गया, हो गया क्या, इसमें भी देखो इन दोनों में ये एंगल 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है। तो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक क्राइटेरिया पूरा हुआ। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इस ट्राइंगल में भी हमें एंगल बी मिल जाता है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमें एंगल बी कॉमन मिल जाता है। तो एंगल बी यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉमन। क्लियर। तो फिर से वही डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो जाती है सिमिलर। ए के साथ कौन बराबर है पता नहीं, बी के साथ तो बी बराबर है, तो बी का बी बीच में, सी के साथ कौन बराबर है डी, तो रहा क्या सी बी डी। ओके, सी बी डी। अच्छा, इसके बाद बाय सी पी एस टी से हम जितने भी रेशियोज बन सकते हैं सबको लिखेंगे। ओके, फिर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे क्या ज़रूरत है हमें। ओके ओके, अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पर सी डी है कहीं पर, कौन से रेशियो में सी डी है। तो इस रेशियो में भी सी डी है, यहाँ भी सी डी है, तो ये तो कंफर्म है, इन दोनों को हमें लेना ही है। तो यहाँ से इम्प्लाइज देखकर हमें ए सी बाई सी डी लेना है, और इस वाले रेशियो से हमें ए सी और सी डी लेना है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, बी सी और सी डी। ओके, अब इनके साथ और कौन सा रेशियो चाहिए हमें, कौन सा चाहिए बताओ। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बी डी को लेंगे, बी डी, रुको, बी डी बाई यहाँ से हम लेंगे क्या बोलते हैं इसको, सी डी बाई बी डी। सी डी बाई बी डी कहाँ से आ गया, सी डी बाई बी डी, ट्राइंगल सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी कैसे आया, सी डी, ओ ओ ओ ओ, यहाँ से सी डी बाई बी डी आया, सी डी बाई बी डी तो मुझे दिख ही नहीं रहा। ए सी बाई बी सी लिया, कहाँ से, ए सी बाई बी सी, 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 हमें तो कहीं पे दिख नहीं रहा है सब। रुको रुको रुको, सी डी लिया यहाँ से सी डी लिया, यहाँ से भी सी डी लिया, फिर इसके साथ किसको लूँ, ओ वेट, एक आइडिया आया।
देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी ए सी बाई ए डी है, यहाँ पर भी ए सी बाई ए डी है, तो ए सी बाई ए डी को ले लेते हैं, कॉमन है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट के लिए नहीं, मतलब ज़रूरत है इसलिए, तो एक्चुअली ए सी बाई ए डी लेते हूँ। हाँ, अब इसके साथ कौन सा लूँगा, इसके साथ एक काम करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, तो एक काम करते हैं भाई, बी सी बाई डी सी को लेते हैं, ठीक है, देखते हैं जो भी होगा हो जाएगा भाई, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें सी डी चाहिए ना, हमें सी डी चाहिए तो हम इसको लेंगे। तो बी सी बाई डी सी लिया और ए सी बाई सी डी, ए सी बाई सी डी किस लिए लिया, रीज़न है कि यहाँ भी ए सी बाई सी डी है, सॉरी ए क्या बक रहा है, ए सी बाई सी डी नहीं है, ए सी बाई ए डी है, ए सी बाई ए डी है। तो देखो मेरे पास एक आइडिया आया है, कैसे देखो, यू सी ए सी बाई ए डी लेते हैं और बी सी बाई डी सी लेते हैं, ओके, और यहाँ से ए सी बाई सी डी लेते हैं और यहाँ भी लेते हैं भाई बी सी बाई बी डी, ओके, लेते हैं। लेने के बाद अब गौर से देखो क्या करेंगे, थोड़ा इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ए सी को ए सी रखेंगे, सी डी को ऊपर भेज देंगे, बी सी को नीचे लाएंगे, तो ए सी बाई बी सी डी ऊपर नीचे बी डी, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया एक इक्वेशन 1। और फिर यहाँ पर सेम काम करेंगे, ए डी के ऊपर भेजेंगे, ए सी सेम रहेगा, ए डी के ऊपर भेजेंगे तो बी सी नीचे आएगा, और यहाँ से ए डी ऊपर और नीचे डी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ बन गया ए सी बाई बी सी, यहाँ भी बन गया ए सी बाई बी सी, सेम है, तो यहाँ से इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू इसके बराबर भी है और इसका वैल्यू फिर से इसके बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी सी इक्वल्स टू सी डी बाई बी डी, ओके। अब यहाँ भी सी डी है, यहाँ भी सी डी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इंटू बी डी, ओके, तो ए डी इंटू बी डी हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगा सोचने का, समझने का, तो वैसे भी ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम लगता भी है, सो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्यों मैंने ऐसे रेशियो लिया, ओके। फिर हमने इसको यहाँ पर इंटरचेंज भी किया, जिससे कि हमें 2 इक्वल वैल्यूज़ मिले, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमें जाके इन दोनों को इक्वल करने का मौका मिलेगा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 का ए, क्वेश्चन नंबर 34 का ए देखते हैं। A right cylindrical container of radius this and this height is full of ice cream which has to be distributed to 10 children in equal cone having hemispherical shape on top. If the height of the conical portion is 4 times its base radius, find the radius of the ice cream cone. Okay, बहुत सिंपल है, एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, एकदम भर, इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। अब यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को ऐसे शेप के, ठीक है, कोन में, और ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, ठीक है, तो ऐसे करके 10 बच्चों को दिया गया है, ठीक है। हमें इस कोन का रेडियस निकालना है आइसक्रीम कोन का। तो हमें पता है कि यहाँ का जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जितने भी आइसक्रीम का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम 10 ऐसे हेमिस्फेरिकल और ये कोनिकल पार्ट को मिलाकर जो जितने भी वॉल्यूम बनता है उनके बराबर होगा, बिकॉज यही से आइसक्रीम लेकर तो 10 बच्चों को दिया गया है, ऐसे सिमिलर इक्वल कॉनिकल ऐसे शेप वाले में, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा एक सिलेंडर, एक सिलेंडर बनेगा यहाँ पर, इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रेट होगा, यहाँ पर स्ट्रेट होगा, और यहाँ पर मैंने सिलेंडर लगा दिया।
इसका रेडियस पता है कितना है, देख लेते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस है 6 और हाइट कितना है 15, हाइट है 15, रेडियस है 6। क्लियर। अब कैसा शेप का बोला था, कोनिकल शेप का। ओके, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा शेप का और ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल टॉप ऐसा। ओके, अब इसका जो हाइट है वो कोनिकल पोर्शन के 4 टाइम्स इट्स बेस के बराबर है। मतलब जो कोन का हाइट है, ये जो कोनिकल पार्ट का हाइट है, ये बेस के रेडियस के 4 टाइम्स के बराबर है। तो h इक्वल्स टू 4r। अच्छा, तो ये काम करते हैं, रेडियस को x मान लेते हैं, रेडियस को x मान लेते हैं। तो हाइट क्या होगा, जो हाइट होगा वो होगा 4x, बिकॉज 4 टाइम्स द बेस रेडियस। क्लियर। अब क्या, अब ऐसे ऐसे 10 के वॉल्यूम जो होगा वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्लियर। तो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करता हूँ, यहाँ का आर को कैपिटल कर देता हूँ, एच भी कैपिटल। ओके, बिकॉज बड़ा सा सिलेंडर है। ओके ओके, देखो पाई का वैल्यू पाई रख दो भाई, रेडियस है 6 मतलब 36 और एच है 15। ठीक है, सो पाई इंटू 36 इंटू 15 कितना होता है देख लेता हूँ थोड़ा सा। 36 इंटू 15 हो जाता है 540 पाई, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये ऐसे 10 कॉनिकल वाले जो आइसक्रीम चीज़ें हैं ना उनके वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ वन, क्या है ये भाई, वन क्या बोलूँ इसको, कौन कहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन ऐसा शेप, ऐसा ऐसा फिगर, क्या कहूँ इसको मैं, ऐसा शेप ही कह देता हूँ इसको, एक शेप नहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे दिमाग में कोई आ ही नहीं रहा कुछ। तो ऐसे एक का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसमें रेडियस क्या है, रेडियस x मान लिया था, तो 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू हाइट है 4x का होल स्क्वायर, अरे 4x, ओनली 4x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एक्स क्यूब और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, जल्दबाजी में कर रहा हूँ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए। अब ऐसे 10, ठीक है, ऐसे 10 बच्चों को दिया गया है सेम। तो वॉल्यूम ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 मतलब 40/3 हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली कर रहा हूँ, पाई आर क्यूब, पाई एक्स क्यूब, पाई एक्स क्यूब। ओके, अब ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, बिकॉज इस सिलेंडर में जितना भी आइसक्रीम था उस आइसक्रीम को इक्वली ऐसे 10 बच्चों को दिया गया। तो यहाँ से वॉल्यूम गया यहाँ पर, यहाँ से फिर से एक और में गया। ठीक है, ऐसे करके एक और में गया, फिर ऐसे करके एक और में गया, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स में गया। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम था ना ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर एक, फिर एक और ऐसे करके आया। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 540 पाई इक्वल्स टू 40/3 पाई एक्स क्यूब्ड। पाई पाई कैंसिल, 0 0 और यहाँ से ये 1 करने के बाद 14 आएगा ना। अच्छा रुको, ये काम करते हैं, 4 को कैंसिल मत करो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा नर्वस मुझे फील हो रहा है इसको लेकर। वेल देखते हैं। अरे यार, मैं भी तो कितना गधा हूँ, मैंने तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कोन का वॉल्यूम प्लस किया। वेट, तभी तो मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ ही हो। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसको हटाओ भाई साहब, बिकॉज हेमिस्फेरिकल पार्ट भी है ना, हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी ऐड करना पड़ेगा।
तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम 2/3 पाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब मतलब आर क्यूब, अच्छा मैंने आर क्यूब लिखा है यहाँ पर, हाँ आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस कर दो 2/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक्स क्यूब कैंसिल, अच्छा रुकता हूँ, रुको रुको इसको देखता हूँ कैसा आता है। 4/3 पाई एक्स क्यूब आता है और ये आता है 2/3 पाई एक्स क्यूब, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से 2/3 को ले लेते हैं कॉमन, 2/3 पाई एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 2+1। ओके, मतलब कितना रहेगा 2/3 पाई एक्स क्यूब इंटू 2+1 3 और 3 कैंसिल, सो 2 पाई एक्स क्यूब रहेगा। क्लियर है, ओके 2 पाई एक्स क्यूब रहेगा। और क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज 10 बच्चों को दिया गया है ऐसे वाले ऑब्जेक्ट्स पर, तो 10 ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 10 इंटू 2 पाई एक्स क्यूब। अब ये वैल्यू जाएगा इसके साथ बराबर होकर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 540 पाई इक्वल्स टू 10 इंटू 2 पाई एक्स क्यूब्ड। 0 0 कैंसिल, इसको कैंसिल किया 27 आता है, पाई पाई कैंसिल, तो एक्स क्यूब का वैल्यू 27, मतलब समझ सकते हो एक्स का वैल्यू क्या जाएगा 3, बिकॉज 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो एक्स का वैल्यू 3 और यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज रेडियस पूछा है, रेडियस हमने एक्स माना था, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। फिर से रिकैप मारता हूँ, एक क्या बोलते हो, बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें बहुत आइसक्रीम भरा हुआ है और इसको 10 बच्चों को ऐसे शेप में दिया गया है इक्वल। ठीक है, तो बोला गया है कि इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो तो हमें फाइंड करना है, लेकिन इसका जो हाइट है वो रेडियस के 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना के बराबर है। ओके, 4 टाइम्स, तो 4x, रेडियस को x मान लिया तो ये हो जाएगा 4x। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, प्लस करने के बाद कैंसिल वैंसिल करने के बाद पाई आर एक्स क्यूब आता है, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो करने के बाद 540 पाई आता है। अब इसका जो वॉल्यूम है और ऐसे 10 और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो सिलेंडर के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज इसी सिलेंडर से आइसक्रीम निकाल के यहाँ पर ऐसे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो इसी कारण से इसके ऐसे 10 के जो वॉल्यूम होंगे उसमें जो आइसक्रीम होगा वो यहाँ पर जितना भी आइसक्रीम है उसके बराबर होगा, और यहाँ पर आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। सिंपल है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे किया। सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको, आई नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब और देकर क्वेश्चन है रोमन बी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is this and the total height of the vessel, find the inner surface of the vessel. Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है, एक वेसल है जिसका फॉर्म है होलो हेमिस्फीयर, कुछ ऐसा है। होलो है मतलब कि अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर एक और सिलेंडर है वो भी होलो है। ओके, वो भी होलो है, मतलब अंदर कुछ नहीं है, पूरा खाली है। ठीक है, तो दिखने में कैसा होगा, ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा ये सिलेंडर, सॉरी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये हेमिस्फीयर का पार्ट और ये सिलेंडर का पार्ट। ओके, तो कुछ ऐसा दिखने में होगा। हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, सिंपल है, हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस करने के बाद ही वो मिल जाएगा, सिंपल है ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा बिकॉज टॉप नहीं है। अगर टॉप होता तो हमें टॉप को भी इंक्लूड करना पड़ता, ओके ना, क्योंकि टॉप नहीं है, होलो है, तो टॉप को हमें माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, बस सिंपल आंसर। और कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो करते हैं आइए। ऐसा कुछ सिलेंडर है, देखते हैं कैसा होता है। ऐसा हुआ, इसको कॉपी मारते हैं, मारने के बाद यहाँ पेस्ट मार देते हैं,
लगने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, इसके बाद आराम से ऐसा। ओके क्लियर। अब ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं रखूँगा, ठीक है, समझाने के लिए। ये रेडियस और क्या बोला इसमें, रेडियस ऑफ द और डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो है, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर डायामीटर कितना है, डायामीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और वही रेडियस सिलेंडर का भी होगा, बिकॉज सेम जगह पर लगाया गया, एकदम सेम फिट किया गया है ना। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल का जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सिलेंडर का हाइट कैसे मिलेगा, सिंपल है, ये हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो मतलब यहाँ से इतना तक पार्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। तो बाकी का पार्ट कितना होगा, 10 से 6 6 चला गया तो 4। तो यहाँ से यहाँ जो हाइट होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड दिस इज़ व्हाट, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो लिखो फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर द रेडियस इज ऑल्सो द सेम 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगा वो होगा 10 - 6 जो कि होगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या हमें निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, बहुत सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर। करने के बाद कितना आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर इज 2πr²। 2πr कॉमन रहेगा, एच प्लस आर, 2 × π × 7, तो रेडियस है 6, एच है हमारा 4 और रेडियस है 7, और सॉरी रेडियस है 6। तो यहाँ पर ये हो जाता है 44, ये हाँ, तो ये 132, अच्छा बाद में करूँगा ये, 44 × 6/7 इंटू ये 10 है। ओके, तो 44 × 60, 44 × 60 हो जाता है इतना, और डिवाइडेड बाय 7 करने से हो जाता है 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसका आंसर होगा कुछ 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अप्रॉक्सीमेटली 377 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। सिंपल है। ओके, बहुत सिंपल है, इतना भी टफ नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन सेक्शन डी का, जो कि है हमें x2, x1, x4, x3 निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू बहुत सिंपल है भाई, बहुत इजी है। देखो कैसे निकालते हैं। देखो हमें पता है कि इसको और इसको प्लस करने के बाद हमें ये मिलता है। तो x1 का वैल्यू क्या हो गया, x1 का वैल्यू होगा 7 + 5 करने के बाद, हम तो ऐसे करते थे ना, 12। ये एक आंसर है। तो इसके बाद x1 का वैल्यू 12। इसके बाद x2 कैसे निकालते थे, x1 + x2 का वैल्यू 18 के बराबर होगा। तो x1 + x2 का वैल्यू 18 के बराबर, x1 का वैल्यू 12 के बराबर हमें निकाला, तो यहाँ से x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू 18 - 12 मतलब 6। ओके, तो x2 का वैल्यू आ जाता है 6। क्लियर। इसके बाद फिर से वही 18 को 5 से प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 23, तो इसका वैल्यू 23 के बराबर। ठीक है ना, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, पानी जैसा है। x3 होगा 18 + 5 जो कि होगा 23, तो यहाँ से x3 का वैल्यू 23। इसके बाद x4 का वैल्यू क्या होगा,
x3 प्लस x4 का वैल्यू प्लस करके हमें 30 मिलेगा। तो x3 प्लस x4 का वैल्यू मिलाकर 30 होगा। यहाँ से x3 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 23 है, तो x4 का वैल्यू 30 माइनस 23 कर दो मतलब 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें x4 का भी वैल्यू मिल चुका है 7 एंड हेंस दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ओके, बहुत सिंपल था भाई बच्चों जैसा था, इतना भी टफ कुछ था भी नहीं यहाँ पर। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और लास्ट वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सेक्शन ई को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।